पिछले दिन तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई भी लाइट रे किसी भी डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर हटता है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया था कि जो लाइट रे है वो डायरेक्ट सरफेस से होकर के ही रिफ्रैक्ट कर गया था। अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो और ऐसे इंसिडेंट हो इस तरीके से किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कि यहां अगर नॉर्मल डालें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? यही हो जाए 90 डिग्री। तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोले थे? क्रिटिकल एंगल बोले थे। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो फिर से दोबारा क्या होगी कि ये लाइट रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोले थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि साइन सी अगर निकालना है, आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है तो साइन सी इक्वल टू रखिए क्या? μ1 बाई μ2। μ1 ऊपर छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा और μ2 नीचे क्या रहेगा? बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, या इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्या? प्रतिदीप्ति वृत्त। अब देखिए ये चीज क्या है? ये चीज है क्या? तो कभी कभी अगर पानी में कोई लाइट का रे रखा हुआ हो, कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ, तो पानी में अगर लाइट का सोर्स रखा हुआ होगा तो क्या होगा? एक लड़का बोलता है सर लाइट भीग जाएगा, ठीक ना? तो देखो कि जब पानी में कोई लाइट का सोर्स रखा होगा, मान लीजिए कि यहां पर हम लोग मानते हैं क्या कि एक सरफेस है और इस सरफेस के नीचे आप मान लीजिए कि कोई सा मीडियम है। हम लोग मान के चलते हैं क्या कि ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या है? वाटर। और इधर जो मीडियम है वो मीडियम क्या है? एयर। आपको निश्चित रूप से पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1 होगा। और वाटर है या कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? म्यू गिवन। अगर मान लीजिए कि यहां पर लाइट सोर्स है, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक लाइट सोर्स है, ये है कोई सा लाइट सोर्स, इससे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है। अब लाइट रे क्या होगी यहां से भाई? तो यहां से बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी। एक लाइट रेज मान लो सीधे निकल गई, यहां से सीधे निकल गई ऐसे। तो अगर यहां से कोई आदमी देख रहा है इसको, तो इसको क्या लगेगा कि ये सीधे इसके पास आ गई, है ना? दूसरा लाइट रे क्या होगा भाई? कि यहां से इसको जो है सो निकलते हुए दिखेगा। कैसे? ऐसे निकलते हुए दिखेगा। तीसरा लाइट रे क्या है? इसको ऐसे निकलते हुए दिखेगा। बहुत सारी लाइट रेज यहां से निकलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन सारी लाइट रेज वाटर से एयर में जा रही है, डेंसर से रेडर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर से रेडर मीडियम में जा रही है तो ये लाइट का रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो और कोई सा लाइट रेज निकली और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर भी निकली, ये भी क्या? और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना? ये भी क्या हो जाएगी? कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल में और कुछ ऐसे हो जाएगी। अब देखिए कि इस पूरे सिचुएशन में एक टाइम जरूर आएगा कि अब अगर इस पर लाइट रे आया, तो ये लाइट रे क्या होगी भाई? कि क्रिटिकल एंगल पे आएगी, और क्रिटिकल एंगल पे आएगी तो ये रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी? डायरेक्ट सरफेस से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट क्या होगी? ये सरफेस से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस तरफ भी क्या होगा कि एक लाइट रे ऐसा आएगा कि अब ये क्रिटिकल एंगल पे आ गया, और क्रिटिकल एंगल आने के बाद ये क्या होगा कि सरफेस से होकर के ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि इस पूरी कहानी में अगर कोई आदमी ऊपर से देख रहा है इस सारे सिस्टम, अगर कोई आदमी इस सारे सिस्टम को ऊपर से देख रहा है, तो जितनी लाइट रेज यहां से बाहर निकल रही है उतना लाइट तो दिखेगा।
लेकिन अब अगर मान लो कि लाइट रे जो यहां से इंसिडेंट हुआ ये अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे हो गया, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे हो गया तो ये इतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगा, यहां से लौट जाएगा। लौट जाएगा कि नहीं? अगर यहां से भी क्या हो कि ये क्रिटिकल एंगल से अब ज्यादा एंगल पे अगर इंसिडेंट हो गया तो अब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होगी कि ये लाइट रे फिर से इसी मीडियम में लौट जाएगी। तो देखिए कि लाइट रे फिर से अगर वाटर में लौट गई तो ये सब लाइट रे तो आपको दिखाई नहीं देगा, जो वाटर में लौट गई वो तो नहीं दिखाई देगा। तो जो लाइट रे यहां से बाहर निकली है वो सारी की सारी लाइट रेज आपको दिखाई देगी। और जब ये सारी लाइट रेज दिखाई देगी तो ये केवल इस दो तरफ नहीं, ये तो यहां से चारों तरफ होगा। यहां से निकली सरफेस से लौट गई, यहां से निकली सरफेस से लौट गई, यहां से निकली सरफेस से लौट गई। अब इसके बाद वाला क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नीचे। यहां से बाद वाला क्या होगा, टोटल इंटरनल सरफेस नीचे। लेकिन यहां तक जो आ रही है, जहां तक क्रिटिकल एंगल बना है वहां तक का लाइट रेज बाहर निकलेगा, चारों तरफ दिखेगा। तो अगर ये आदमी ऊपर से देख रहा है तो इसको जो ये लाइट रेज दिखाई देगा, इसको जो ये लाइट रेज दिखाई देगा यहां से, ये कुछ ऐसे एक सर्कुलर रीजन में इसको लाइट रेज दिखाई देगा, और बाकी के रीजन में जो है सो इसको लगेगा क्या कि एकदम अंधेरा छाया हुआ है। इसको एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चारों तरफ कैसा सर्कल दिखाई देगा, ऐसा सर्कल दिखाई देगा। क्यों कि जो लाइट रेज बाहर निकली वही तो दिखेगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से अंदर आ गई, जो रिफ्लेक्शन के बाद टोटल इंटरनल के बाद फिर से अंदर आ गई, तो ये सारी लाइट रेज दिखेगी नहीं, मतलब इसके बाद भी नहीं दिखेगा और इसके बाद भी नहीं दिखेगा। तो इसको चारों तरफ में क्या होगा, एक सर्कुलर रीजन से, एक सर्कुलर रीजन से इस वाले से इसको लाइट रे निकलता हुआ दिखाई देगा। और यही जो आपका सर्कुलर रीजन दिख रहा है, इसी सर्कुलर रीजन को क्या बोला जाएगा, इसी सर्कुलर रीजन को क्या बोला जाएगा, इसी सर्कुलर रीजन को बोला जाता है क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सवाल उठता है कि हम इस सरफेस से लाइट सोर्स को कितना नीचे रखें, इस सरफेस से हम लाइट सोर्स को कितना नीचे रखेंगे तो ये सर्कल कितना बड़ा दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस सर्कल का एरिया कितना होगा। तो अगर इसका रेडियस पता चल जाए तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है तो 90 डिग्री का हो गया, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले एंगल को, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यहां पर भी जहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है तो 90 डिग्री का हो गया, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आ रही होगी कि कोई भी लाइट रे है यहां डेंसर मीडियम से रेडर में आएगा तो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से इधर भी दूर, नॉर्मल से इधर भी दूर, दूर जाते जाते एक टाइम आएगा कि ये लाइट रे डायरेक्ट सरफेस से जो है ग्रेजिंग इमरजेंस के सिचुएशन में आ जाएगा, इधर भी ग्रेजिंग इमरजेंस के सिचुएशन में आ जाएगा। अगर हम इससे ज्यादा पर लाइट को इस पर इंसिडेंट करेंगे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे, तो ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिर से क्या होगा, वाटर में आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में लाइट रे बाहर तो निकली नहीं तो हमको दिखेगी नहीं। तो ये कहानी जो है सो चारों तरफ होगी कि एक सर्टेन रीजन तक लाइट रे बाहर निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, फिर से पानी में ही चली जाएगी। तो चारों तरफ जिस रीजन में लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वही लाइट रे आंख तक पहुंचेगा और दिखाई देगा। तो दिखाई देने वाला जो रीजन होगा वो कैसा रीजन, एक ऐसा सर्कुलर रीजन होगा, और इसी सर्कुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रतिदीप्ति वृत्त। अब सवाल उठता है कि इसका हम लोग साइज कैसे निकालें, इस सर्कल का हम लोग साइज कैसे निकालें। तो देखिए इस सर्कल का साइज डिपेंड करेगा कि ये सोर्स, ये जो सोर्स है ये लाइट सोर्स कितना गहराई में रखा हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। कैसे निकाला जाएगा, जरा से इस पर देखिए। तो इसी डायग्राम का हम लोग एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और फ्रेश डायग्राम से हम लोग चाहते हैं क्या देखना कि मान लीजिए कि यहां पर जो है तो एक कोई सा ये मीडियम का बाउंड्री है, हम लोग इधर मान के चलते हैं क्या कि इस तरफ जो है सो आपका क्या है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, म्यू। और ये म्यू कितना होता है एयर के लिए, एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा म्यू इक्वल टू ये कितना 1। और इधर कोई सा दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, म्यू। एयर है तो एयर से हल्का तो कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब ये कैसा मीडियम होगा, रेडर मीडियम होगा। और यहां पर जो है सो म्यू जो है ये कैसा मीडियम है, ये जो मीडियम है ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। मान लीजिए कि इस सरफेस से
h हाइट नीचे पर, इस सरफेस से h हाइट नीचे पर जो है, तो यहां पर कोई सा लाइट सोर्स जो है सो आपका क्या है, रखा हुआ है। यहां से कोई सा मान लीजिए क्या कि ये लाइट सोर्स रखा हुआ। अब इस लाइट सोर्स से सबसे पहले एक लाइट रे हम लोग ऐसा निकालते हैं जो लाइट रे यहां से परपेंडिकुलरली निकले सरफेस के, और सरफेस के परपेंडिकुलर अगर लाइट रे निकलेगा तो ये लाइट रे बिना डेविएशन के ऊपर निकल जाएगा। आदमी मान लीजिए कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है कहां से, यहां से। अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाएगा तो आपको ये चीज गिवन है क्या कि ये सरफेस से जो ये लाइट रे है, ये लाइट रे कितना नीचे है, h हाइट नीचे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि यहां से हम लोग एक दूसरा लाइट रे लेते हैं, जो दूसरा लाइट रे जो निकलेगा यहां से, ये दूसरा लाइट रे हम डायरेक्ट लेते हैं कौन सा, क्रिटिकल एंगल वाला। दूसरा लाइट रे हम लोग कैसा लेते हैं, क्रिटिकल एंगल वाला, कि ऐसे आएगा और ये डायरेक्ट क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये सरफेस से ही निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सरफेस से जब निकल जाता है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाता है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का। ऐसे देखिए कि सेम काम जो है सो हम लोगों को क्या करना है, इस तरफ भी करना है कि एक लाइट रे यहां से निकली, यहां पर आई, और ये सिचुएशन कैसे जनरेट कर ली, ये सिचुएशन जनरेट कर ली किसकी, ग्रेजिंग इमरजेंस की। क्योंकि यहां तक की लाइट रे जो है तो आपको दिखाई देगी, और इसके बाद की जो लाइट रे है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाएगी और ये हमको दिखाई नहीं देगी। यही होगा क्रिटिकल एंगल, और यहां भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो देखिए कि जो सर्कल बनेगा, जो सर्कल बनेगा वो सर्कल होगा कुछ ऐसा। और इस सर्कल का जो ये वाला पोर्शन है, यही वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छी बात ये देखिए कि ये नॉर्मल और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक ही लाइन के परपेंडिकुलर दो लाइन है, तो ये डॉटेड लाइन और ये बीच वाला लाइन पैरेलल भी होगा। पैरेलल लाइन होगा तो ये एंगल अगर सी है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। और ये लाइन भी पैरेलल लाइन है, तो ये अगर सी है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस सोर्स का नाम मान लीजिए कुछ भी है ओ, इस पॉइंट का नाम हम लोग मान लेते हैं कुछ भी ए, इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ भी मान लेते हैं बी, और इस सेंटर वाले पॉइंट का नाम हम लोग मान लेते हैं पी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर हम लोग इसमें स्नेल्स लॉ लगाएं इस दोनों के लिए, तो स्नेल्स लॉ के लिए हम लोग ने आपको क्या बताया है कि स्नेल्स लॉ के लिए हमने आपको क्या बताया है कि अगर इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो उधर का एंगल लो, यानी कि म्यू इंटू साइन सी। कितना लेंगे, म्यू इंटू साइन ऑफ सी इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए यहां से कि आपको मिलेगा क्या, म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू मिलेगा क्या, 1 इंटू साइन 90 डिग्री भी कितना 1, और अगर यहां से हम लोग साइन सी देखना चाहें तो ये कितना मिलेगा 1 अपॉन म्यू। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि अगर हम लोग एपीओ में बात करें, इन ट्रायंगल एपीओ में, तो अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल एपीओ में, तो आप एपीओ में देखिए कि अगर हमको tan थीटा लिखना है यानी कि tan सी लिखना है, तो tan सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो अगर इधर रेडियस r है तो इधर भी रेडियस कितना होगा, r होगा। तो c के सामने वाला परपेंडिकुलर रेडियस r और बेस कौन सा हो जाएगा, ये हाइट h। यानी कि अगर tan c हमको लिखना है तो ये tan c कितना लिखेंगे, r अपॉन h लिखेंगे। अब देखो ये sin c पता है और tan c हमको निकालना है r बाई h। तो अगर हमको sin c का वैल्यू पता है 1 अपॉन म्यू, देखिए तो sin c का वैल्यू पता है 1 अपॉन म्यू, तो sin थीटा हम लोग जानते हैं कि ये कितना होता है p अपॉन h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इसका मतलब अगर एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और इसका ये एंगल c बनाए तो c के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कितना, म्यू, है ना, p बाई h।
अब अगर बेस निकालना है तो हम लोग अगर पैथागोरस थ्योरम का यूज करें, तो बाय पैथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यूज करें तो पैथागोरस थ्योरम से हम लोग ये बात देखेंगे क्या कि पैथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे क्या कि यहां पर जो ये बेस आ रहा है बी, ये बी आ जाएगा कितना, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे, रूट लेंगे तो बेस मिल जाएगा। यानी कि b इक्वल टू जो मिल गया, ये b इक्वल टू कितना मिल गया, रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको यहां पर tan c का वैल्यू लिखना है, तो अगर tan c का वैल्यू लिखना है तो tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है कितने का, 1 का, बेस कितने का, b। अब देखो जरा सा कि अगर tan c का बात करें तो 1 अपॉन b का वैल्यू कितना निकाले हैं, रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस कितना 1। अब इस tan c का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे कि tan c इक्वल टू हम लोगों ने पीछे क्या देखा है, पीछे देखा है हम लोगों ने क्या कि जो tan c है वो किसके बराबर में, r अपॉन h के बराबर में। तो tan c का वैल्यू अपन हम रखेंगे अगर यहां पर रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू r अपॉन h, तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो r टाइम्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, h। और अगर r इक्वल टू आप बात करेंगे तो h अपॉन रूट अंडर कितना मिलेगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए कि रेडियस मिल गया है आपको किसके टर्म में, हाइट के टर्म में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि लाइट सरफेस के कितना नीचे रखा है ये आपको पता होगा, लाइट सरफेस के कितना नीचे रखा है ये पता होगा, यानी h का वैल्यू पता होगा, और जिस मीडियम में हमने रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता होगा। तो अगर हम हवा से होकर के इसको देखेंगे, तो हवा से होकर के देखेंगे तो हमको कितना बड़ा सर्कल दिखाई देगा, उसका रेडियस निकल गया, और जब रेडियस निकल गया तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूजन का बात करेंगे, अगर बात करेंगे एरिया का, किसका, एरिया का, तो एरिया ऑफ सर्कल का अगर आप बात करिएगा, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का अगर बात करिएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल आप कितना जानते हैं, आप सीधे एरिया ऑफ सर्कल कितना जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू आपने निकालना पीछे देखा है, तो एरिया भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये था किसका एग्जांपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल, जिसमें कि आप देखिए कि अगर यहां तक लाइट निकलता है तो यहां से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आएगा। मैं आपको पिछले दिन बताया था कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो भाई, क्रिटिकल एंगल से क्या हो, कम हो, तो उस केस में रिफ्रैक्शन होता है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे छोटा होगा यहां पर, तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन जब इससे ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब तक यहां से लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी तब तक ये आदमी कैसे देख पाएगा, इसको नहीं देख पाएगा। तो लाइट रे जितना एरिया में बाहर निकल रहा है चारों तरफ, यहां से इधर गया बाहर, यहां से इधर गया बाहर, यहां से इधर आया, यहां से उधर गया, तो इस तरीके से एक सर्कुलर एरिया में जो है सो लाइट रेज बाहर निकलती हुई आपको दिखेगी। और जिस सर्कुलर एरिया में दिखेगी इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का रेडियस निकालने के लिए हम लोगों ने पहले स्नेल्स लॉ लगाया। मान लिया कि एक मीडियम क्या है, हवा है, दूसरा मीडियम क्या है, कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब इसमें स्नेल्स लॉ लगाया, फिर tan c r by h लगाया, tan c का वैल्यू निकाले sin c से और पुट कर दिए तो रेडियस हमको निकल गया। अब रेडियस निकल गया तो एरिया निकालने वाले चाहे जो भी निकालने के लिए बोला जाए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था किसका, सर्कल ऑफ इल्यूजन का। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि जो अगला टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है, ये अगला टॉपिक जो है आपका, ये अगला टॉपिक है किस चीज का, तो मिराज का। अगला टॉपिक है किसका, मिराज का। मिराज MIRAGE। इस मिराज को हिंदी में बोला जाता है क्या, मृग तृष्णा। इस मिराज को बोला जाता है क्या, मृग तृष्णा। अब देखिए कि ये मिराज होता क्या चीज है, पहले ये समझिए। तो कभी कभी हम लोग हाईवे वगैरह पे अगर चल रहे होते हैं गर्मी के दिनों में, तो हाईवे पे हमको ऐसा लगता है क्या कि रोड पे कुछ देर के बाद पानी है, गीला गीला है रोड। या फिर रेगिस्तान वगैरह में भी आप देखिएगा तो आपको लगेगा क्या कि कोई पेड़ रखा हुआ है और वहां पर बहुत दूर पानी है, ठीक ना। गर्मी के दिनों में ऐसा होता क्यों है, इसको आज हम लोगों को सीखना है। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। तो गर्मी के दिनों में अगर कहीं पर भी पक्का सतह है या बालू का बना हुआ कोई सरफेस है तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से वो जो फर्श वाला सतह है, चाहे वो रोड का पिच हो
चाहे वो रेगिस्तान का बालू हो, वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। गर्म होगा तो ये क्या करेगा, हवाओं को भी गर्म करेगा, और गर्म हवा धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो नीचे से हवा खाली होगा और ऊपर धीरे धीरे हवा बढ़ता जाएगा, ठंडा हवा। तो इससे होता क्या है कि जो नीचे का मीडियम है वहां बहुत कम मात्रा में हवा रहेगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। उसके ऊपर उससे भारी हवा रहेगा तो वो थोड़ा रेयर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। उससे ऊपर और डेंसर हो जाएगा, उससे ऊपर और डेंसर हो जाएगा। तो रेगिस्तान में गर्मी के कारण क्या होता है कि जब बालू गर्म हो जाएगा, या जो रोड पे, हाईवे पे जब रोड गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाएगा तो वो सरफेस के एयर को क्या करता है, तुरंत गर्म करके ऊपर पहुंचा देता है और नीचे खाली हो जाता है। तो नीचे खाली हो गया, इसका मतलब यहां पर जो लाइट का स्पीड होगा ये ज्यादा हो जाएगा, और इसके ऊपर लाइट का स्पीड क्या होगा, कम। इसके ऊपर और कम, इसके ऊपर और कम। मतलब कि अगर इस कहानी में हम लोग देखें तो इस कहानी में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम लोग बोले कि भाई साहब यहां पर जो है, मान लो कि यहां पर जो है सो एक सरफेस है, और एक सरफेस में यहां पर मान लीजिए क्या कि एक पेड़ लगा हुआ है। यहां पर मान लीजिए क्या कि एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एक पेड़ लगा हुआ है। अब यहां पर बालू है, रेगिस्तान है ये जगह, तो बालू है। तो यहां से जैसे जैसे हम लोग अलग अलग लेयर्स का बात करेंगे, तो अलग अलग लेयर्स का बात करेंगे, तो हर लेयर में यहां से क्या होगा कि हर लेयर का मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों कि बालू गर्म होकर के, या फिर जो रोड, पक्की रोड का हम लोग बात कर रहे हैं, वो गर्म होकर क्या करेगा कि हवाओं का लगातार मूवमेंट करवाता रहेगा, और लगातार मूवमेंट के कारण क्या होगी, तो ये हवाएं ऊपर नीचे होती रहेगी। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो सबसे गर्म हवा होगा वो ऊपर होगा, उससे ठंडा हवा, उससे ठंडा हवा, उससे ठंडा हवा, उससे ठंडा हवा, ऐसे मीडियम बढ़ता जाएगा। मतलब जो जितना ठंडा हवा रहेगा तो वो डेंसर मीडियम होगा, और जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाइएगा धीरे धीरे रेयर मीडियम होता जाएगा, है ना। अब देखो कि जो सबसे नीचे वाला सरफेस है, तो जो बालू के संपर्क में जो हवा रहेगा वो हवा सबसे ज्यादा गर्म, है ना। और इससे ऊपर वाला थोड़ा ठंडा, इससे ऊपर वाला और थोड़ा ठंडा, इससे ऊपर वाला और थोड़ा ठंडा, और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हवा हमको क्या मिलती जाएगी, ठंडी हवाएं मिलती जाएगी। अब इस ठंडे हवाओं में आप देखिए कि जो हर मीडियम है, अगर हम इस दोनों मीडियम में बात करें तो ये मीडियम जो है सो डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। इस दोनों के लिए अगर बात करें तो, फिर अगर इस दोनों के लिए बात करेंगे तो ये डेंसर हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब धीरे धीरे जो है सो गर्म हवाएं क्या होती जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। मतलब हर निचला मीडियम जो है सो क्या है कि गर्म हवा है नीचे, तो गर्म हवा है तो हल्की मीडियम होगी, तो रेयर, डेंसर, फिर ये रेयर, ये क्या डेंसर, फिर ये रेयर, ये क्या डेंसर, फिर ये रेयर, डेंसर, फिर ये रेयर, इसके लिए डेंसर और रेयर। इस तरीके से अगर इस दोनों में देखेंगे तो ये रेयर, ये डेंसर, इस दोनों में देखेंगे तो ये रेयर, ये डेंसर, इस दोनों में देखेंगे तो ये रेयर, डेंसर। इस तरीके से जो है सो दो मीडियम में हर मीडियम एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्योंकि देखो नीचे वाले में हवा कम है तो लाइट तेजी में चलेगा, तेजी में चलेगा तो रेयर हो गया, ऊपर वाला इसके रिस्पेक्ट में डेंसर। अब ऊपर वाले में और ज्यादा है थोड़ा सा, लेकिन इसकी अपेक्षा तो कम ही है ना, तो लाइट का स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये मीडियम का जो है सो डेंसर होना बढ़ता जाएगा। मतलब ऊपर से डेंसर रेयर ऐसा गेम चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब लाइट का रे, लाइट से इस पेड़ से आएगा, लाइट का रे यहां पर इंसिडेंट होगा। अब देखो कि इस पेड़ से जब लाइट का रे आएगा, लाल पेड़ से लाल ही रे निकले। जब लाइट का रे यहां पर आएगा, पड़ेगा, तो देखिए कि ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, और लाइट रे डेंसर से कहां आ रही है, रेडर में। तो जब लाइट रे डेंसर से रेडर में आएगी तो आप देखिएगा कि इस नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी कि पास आएगी। जब डेंसर से रेडर में आती है लाइट की रे तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर जाती है। बात समझ में आ रहा है। फिर यहां पर हम लोग क्या करें, एक नॉर्मल बनाए। फिर से देखिए कि ये दोनों मीडियम में नीचे वाला मीडियम रेडर, ऊपर वाला क्या डेंसर। तो फिर से लाइट रे क्या होगी कि डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाएगी, और जब लाइट रे डेंसर से रेडर में जाएगी तो फिर से क्या होगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। इस दोनों ही कंडीशन में आप देखिए क्या कि यहां पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहां पर उससे ज्यादा हो गया। मतलब जितना लेयर में हम जाते जाएंगे तो क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो है ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको मान लो I1, इसको मान लो कितना I2। अगला जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा।
बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहां पर, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहां पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा भाई, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I ग्रेटर देन C, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाएगा। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाएगा तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट आ जाएगी। अब देखिए कि ये लाइट रे क्या हो रहा है, अब देखिए आपकी ये लाइट रे फिर से अब किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, ये देखिएगा, अब रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगा। क्या होगा, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगा। फिर से देखिए आप यहां पर कि फिर से ये क्या होगा कि ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, फिर से ये लाइट रे जो है तो रेयरर से जा रही है कहां, डेंसर में। तो फिर से ये कहां मूव हो जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब जरा सा देखो कि अगर इस पूरे कहानी को कोई आदमी अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहा है तो एक लाइट रे जो है तो इस पेड़ से सीधे इसके आंख पर पहुंचेगी, जिसके कारण इसको दिखेगा क्या कि यहां पर एक पेड़ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और दूसरा कहानी इसके साथ होगा क्या कि दूसरा कहानी इसके साथ होगा क्या कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतना सारा कहानी हुआ है, तो ये लाइट रे भी इसको क्या लगेगा, ये लाइट रे भी इसको क्या लगेगा, ये लाइट रे भी इसको क्या लगेगा, लगेगा क्या कि एक लाइट रे ये वाली जो है सो इसको लगेगा क्या कि कहीं पर इधर आकर के मिल रही है, लगेगी कि नहीं कि कहीं पर इधर आकर के मिल रही है। तो कहीं पर इधर आकर के ये सीधी लाइट रे अगर बनाए हम लोग, थोड़ा सा सीधा बनाने का कोशिश करते हैं इसको, थोड़ा सा सीधा अगर लाइट रे हम लोग बनाएंगे यहां पर, तो थोड़ा सा सीधा अगर लाइट रे बनाएंगे तो कैसा बनेगा, मान लो इसको थोड़ा सा ऐसा ही बना देते हैं, ठीक ना, सीधा बनाने के लिए। अब ये लाइट रे इसको लगेगा क्या भाई कि ये लाइट रे इसको लगेगा क्या कि ये लाइट रे कुछ ऐसे आकर के इधर कहीं पर मिल रही है, लगेगा कि नहीं। तो इधर आती हुई जब लगेगी तो इस लाल वाले पेड़ का जो है सो इसको इधर कहीं इमेज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो ये था ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को भी आदमी एक साथ देख रहा है सामने सामने, और एक ये बार बार जो लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, और एक समय आया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके भी एक लाइट रेस के आंख तक पहुंचा है, और ये लाइट रेस को इमेजिनरी यहां पर दिखेगा। तो यहां पर इसका क्या दिखेगा, इसको इमेज दिखेगा। तो जब पानी में कोई पेड़ रहता है तो हमको क्या लगता है कि एक पेड़ तो रियल वाला ऊपर है और एक पेड़ का इमेज कहां है, नीचे। तो पेड़ का इमेज नीचे हमको कैसे दिखाई दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही। लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आया, डेंसर मीडियम आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और हमको इमेज दिखाई दिया। तो उस आदमी को वहां से लगेगा क्या कि यहां पर जो है सो पेड़ है और इस पेड़ की परछाई नीचे हमको भी दिख रही है, इसका मतलब जरूर यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि पानी रहेगा तभी तो पेड़ की परछाई नीचे दिखेगी। तो इसको इमेजिनरी ऐसा लगता है क्या कि यहां पर पेड़ की परछाई है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसी भ्रम के स्थिति को, इसी भ्रम के स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। ऐसा कहां पर होता है, गर्मी के दिनों में होगा, रेगिस्तानों में होगा, या फिर पक्की सड़कों पर होगा जहां बहुत हीट होने वाला सरफेस है। और हीट होने वाला सरफेस क्या करेगा भाई, तो गर्म हवा को धीरे धीरे ऊपर पहुंचाएगा। सरफेस से जो सटा हुआ हवा रहेगा वो बहुत गर्म हवा रहेगा, उसमें लाइट फास्ट चलेगी, तो फास्ट चलेगी तो रेयर मीडियम, उससे ऊपर ठंडा हवा तो डेंसर, फिर इसके रिस्पेक्ट में और ठंडा तो डेंसर, सबसे लास्ट में क्या, डेंसर। तो डेंसर से रेयर में आएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, फिर डेंसर से रेयर में आएगी और नॉर्मल से दूर जाएगी। हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम तो जरूर आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर क्या, अब डेंसर से रेयर में गया नॉर्मल की तरफ, फिर क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ। इस तरीके से इस आंख को एक लाइट रे तो सीधे आती हुई दिखेगी जिससे इसको पेड़ का रियल इमेज दिखेगा, और एक ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले रे के कारण लगेगा क्या कि पेड़ का वर्चुअल इमेज यहां पर बन रहा है। तो इसके ठीक नीचे अगर आपको इमेज लगेगा तो आपको क्या लगेगा कि यहां पर जरूर कोई ना कोई पानी का सोर्स होगा, ऐसा आपको भ्रम होगा। और इसी भ्रम के स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी भ्रम के स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसी भ्रम की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज। तो इसको बस आप लोग समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद की कहानी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर।
ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर का जो खोज है, ये दुनिया में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही भारी जिम्मेदार फैक्टर है। आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे डिवाइसेस की, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, इन सब की स्टोरिंग पावर भी बढ़ती जा रही है। और इंटरनेट का स्पीड भी हमारा क्या होता जा रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 2G चलता था, 3G आया, 4G आया, अभी 5G चला रहे हैं, आगे और चलाएंगे। तो दिनों दिन स्टोरिंग पावर भी बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट का स्पीड भी आपका क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो स्टोरिंग पावर बढ़ाने के पीछे का जो कारण होता है वो होता है क्या? कि सेमीकंडक्टर पे कितना रिसर्च हो रहा है, और जितना बेहतर सेमीकंडक्टर फाउंड करेगा उतना बेहतर स्टोरिंग पावर वाला डिवाइस बनेगा। आप देखते होइएगा कि पहले के मोबाइल में 512 MB का जो है सो स्टोरिंग पावर रहता है, आज के फोन में 512 GB भी रह रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो चलता था KB में, आजकल इंटरनेट स्पीड GB में चल रहा है। तो स्टोरिंग पावर के लिए सेमीकंडक्टर का रिसर्च है, लेकिन इंटरनेट का स्पीड अगर आपको बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये जो होता है क्या? ऑप्टिकल फाइबर के कारण। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो हमारे घरों में जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ होता है, इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ होता है, टीवी केबल लगा हुआ होता है, बात समझ में आ रहा है? उसमें हम लोग एक स्पेशल तार का यूज करते हैं, और वो तार कोई मेटल का तार बना हुआ कंडक्टिंग नहीं होता है। आप देखिएगा कि आपके यहाँ अगर वाईफाई लगा है तो उसका जो तार लगा हुआ रहता है वो पूरा प्लास्टिक का तार लगा हुआ रहता है, और उसको छीलिएगा तो उसको अंदर में आपको बाल से हल्का सा मोटा एक ट्रांसपेरेंट आपका तार दिखेगा, और उसको जैसे ही ऐसे करिएगा वो खट से टूट भी जाता है। वही जो पतला सा तार है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। जस्ट लाइक वो एक पाइप के जैसा होता है। और इस पाइप का काम क्या है? देखना कि इस पाइप का काम क्या है, कि इस पाइप में क्या करेगा कि इस पाइप का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इस पाइप का स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाएगा ये लोग, इस पाइप का स्ट्रक्चर ही ये लोग ऐसे बनाता है कि पाइप का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि इसमें क्या हो कि लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो है तो एक ऑप्टिकल फाइबर का एक मान लीजिए कि छोटा सा सैंपल है। ये मान लीजिए कि ये जो है ये क्या है? एक ऑप्टिकल फाइबर वाले तार का क्या है? ये एक छोटा सा सैंपल है। इस छोटे से सैंपल में जो एक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लेयर आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेयर ऐसे बनाया जाता है कि ये मीडियम जैसा बिहेव करे। ये मीडियम हो कैसे? ये मीडियम हो कैसे? ये मीडियम हो कैसे? रेडर मीडियम। ये मीडियम हो कैसे? रेडर मीडियम। ये रेडर मीडियम के जैसा काम करे। और इस बीच वाला जो मीडियम हो, ये बीच वाला मीडियम कैसा हो? डेंसर मीडियम। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग लाइट रे में क्या पढ़े हैं कि जब कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसमें क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो दुनिया में प्रैक्टिकली अगर सबसे अधिक किसी चीज का स्पीड है तो किसका स्पीड है? लाइट का स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लो कि कोई लाइट रे आया ऐसे डेंसर मीडियम से और रेडर मीडियम में ऐसे टकरा गया, और इसका संरचना ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहां पर जो एंगल बनाइएगा आप, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मिलेगा। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मिलेगा तो ये लाइट रे क्या करेगा भाई? ये लाइट रे क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। फिर से क्या होगा? यहां पर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि यहां पर जो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओगे ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा। फिर ये क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरीके से इसमें ये कहानी बार बार दोहराई जाती है, इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और मैंने आपको बताया है क्या कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कहानी में लाइट रे का लॉस नहीं होता है। लगभग 100% लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर हो रहा है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर से होकर के लगभग 100% लाइट ट्रांसफर हो रहा है, और स्पीड कितना? तो लाइट के स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, तो लॉस भी नहीं हो रहा है और स्पीड से भी ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये बढ़िया चीज है। अब देखो, कहोगे कि सर लाइट ना पास हो रहा है, इससे क्या मतलब है इंटरनेट के स्पीड, इससे क्या मतलब है चीजों को? बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि हम लोग अगर डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वो या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है या तो मैग्नेटिक सिग्नल होता है। फोटो भेजना है, वीडियो भेजना है, वो सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है ना? तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का यूज करते हैं, एक्चुअली सेंड करते हैं।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल को भेजने के लिए पहले उसको क्या किया जाता है, लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। और लाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास, मान लीजिए हम साउंड बोले, तो साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव है। अब हमारे पास मोबाइल फोन है, हम मोबाइल ऐसे कान में लगाएंगे, उसमें बोलेंगे हेलो। हम ऐसा तो नहीं है कि इसमें हम आवाज से बोले हेलो और वो हेलो आवाज चलते चलते कहीं पर पहुंच गया। तो ये जो मोबाइल फोन है, इस मोबाइल में एक डिवाइस लगा हुआ होता है जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर। जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर। और ये ट्रांसड्यूसर क्या कहता है कि जो मैंने साउंड एनर्जी इसमें डाली, जो मैंने उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाला, है ना, जो मैंने उसमें कोई सा मैग्नेटिक वेव डाला, इलेक्ट्रिक वेव डाला, इस सारे वेव को ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि ये बदल देता है किसमें, लाइट वेव में। किसमें बदल देगा, लाइट वेव में। अब लाइट वेव में जब बदल दिया जाएगा तो हमारे कंप्यूटर से ब्रॉडबैंड का तार ऑप्टिकल फाइबर जुड़ा हुआ है। अब ऑप्टिकल फाइबर में जैसे ही लाइट रे एंटर करेगा, ये क्या होगा, लाइट के स्पीड से धड़ाम 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 आप तक ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब आप तक ट्रांसफर हुआ, आपके फोन तक, मैंने फोन किया आपको, तो मेरे फोन से लाइट रे कहां तक, आपके फोन में गया पहले। अब आपके फोन में भी एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। अब फिर से क्या करेगा कि इस लाइट एनर्जी को वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, डिकोड कर देगा, किसमें, साउंड एनर्जी में। तो मैंने यहां से साउंड एनर्जी डाला, मेरा फोन इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, लाइट में कन्वर्ट कर दिया। अभी लाइट के स्पीड से आपके फोन तक पहुंचा, बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, आप तक पहुंचा, और आपके फोन में भी क्या है, ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। और ये ट्रांसड्यूसर फिर से क्या किया कि इस लाइट एनर्जी को, इस लाइट सिग्नल को बदल दिया किसमें, साउंड में। और आप सुने किस फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। तो देखो कि ऑप्टिकल फाइबर के आ जाने से इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। और आप जानते हैं कि जितना बढ़िया ऑप्टिकल फाइबर का खोज होता है, इंटरनेट का स्पीड धीरे धीरे उतना ही बढ़ता जाता है। हम लोग मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करने के लिए डाटा केबल खरीदने जाते हैं, तो एक डाटा केबल हमको मार्केट में 20-30 रुपए का भी मिल जाता है। और वही एक डाटा केबल अगर हम बढ़िया ब्रांड का लेते हैं तो वो 500-600 रुपए का भी मिलता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो 500-600 का डाटा केबल होता है उसमें डाटा का ट्रांसफर फास्ट होता है, क्योंकि उसमें जिस ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया गया है वो बेहतर क्वालिटी का ऑप्टिकल फाइबर होता है। और जो 50-60 रुपए का, उसमें डाटा ट्रांसफर स्लो होता है। क्यों? कि उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया गया है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है। उसमें अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा लाइट एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसफर कैसा होता है, बहुत स्लो। तो इसमें हम आपको बोले क्या कि हम लोगों को अगर कोई भी चीज भेजना है, तो कोई भी चीज भेजना है तो क्या भेजना हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है ना, यही सब चीज भेजना है। हमको भेजना क्या हो सकता है, फोटो भेजना है इंटरनेट से, या कोई भी डाटा हमको भेजना है, एनी डाटा अगर हमको भेजना है। तो ये डाटा जो होगा, ये डाटा किस फॉर्म में होगा, ये डाटा होगा किस फॉर्म में, ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या करेंगे कि अपना यहां पर रहेगा डिवाइस, जिस डिवाइस का नाम क्या रहेगा, जिस डिवाइस का नाम रहेगा आपका क्या, जिस डिवाइस का नाम रहेगा क्या, ट्रांसड्यूसर। जिसका नाम क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालेंगे। किस फॉर्म में डाल सकते हैं, तो वीडियो, ऑडियो, फोटो जो भी डाटा रहे वो सारा किस फॉर्म में डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। अब इस ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, अब इस ट्रांसड्यूसर का काम है क्या, इस ट्रांसड्यूसर का काम है क्या कि ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कन्वर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये क्या करेगा, कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू लाइट। क्या करेगा, लाइट में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब फिर यहां से जुड़ी हुई है क्या, तो यहां से जुड़ी हुई है ऑप्टिकल फाइबर की तार। यहां से क्या जुड़ी हुई है, ऑप्टिकल फाइबर की तार जुड़ी हुई है। और ऑप्टिकल फाइबर की तार जुड़ी हुई है तो यहां से जो है तो लाइट रे में कन्वर्ट हो गया। अब लाइट रे इसमें एंटर करेगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट के स्पीड से पहुंच जाएगा आपके मोबाइल फोन तक, जो आपके मोबाइल फोन में भी क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसड्यूसर। आपके मोबाइल फोन में भी क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर का काम क्या है भाई, अब तो इस ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि ये क्या करेगा, ये ट्रांसड्यूसर अब की बार क्या करेगा, ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि कन्वर्ट कर देगा आपके लाइट को, कन्वर्ट लाइट टू
फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम यहां से डालें, किस फॉर्म में डाल सकते हैं? वीडियो, ऑडियो, फोटो, डाटा के फॉर्म में। हर डिवाइस में दो चीज लगा होता है, क्या? एक तो रिसीवर और दूसरा क्या? ट्रांसमीटर। तो इसमें आपने डाला तो ये अपने रिसीवर से क्या किया? ट्रांसड्यूसर रिसीव किया और इस रिसीव डाटा को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। लाइट वेव में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब लाइट वेव इससे क्या हुआ? ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, चलते चलते इससे कहां पहुंच गया? आपके मोबाइल में। आपके मोबाइल में भी एक रिसीवर लगा हुआ है। ये क्या किया? इस डाटा को रिसीव किया और रिसीव करके इस लाइट को फिर से ये डिकोड कर लिया किसमें? मैग्नेटिक वेव में। और ये मैग्नेटिक वेव किस फॉर्म में हो सकता है? तो ये मैग्नेटिक वेव फिर से हो सकता है क्या? ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई भी डाटा के फॉर्म में हो सकता है। और आप क्या करेंगे? यहां से इस डाटा को रिसीव कर लेंगे। तो देखिए कि हमारे घर में अगर वाईफाई लगा होता है तो हम अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट केबल से लगा देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से डायरेक्ट। और अगर हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं तो वाईफाई से यूज करते हैं, वायरलेस कनेक्शन से। तो केबल वाले में इंटरनेट का स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से वो डायरेक्ट कनेक्ट है। और उसमें क्या होगा? डाटा का लॉस बहुत कम होगा, नहीं के बराबर में डाटा का लॉस होगा। तो इसीलिए क्या होगा? इससे बहुत तेज इंटरनेट चलेगा। लेकिन वाईफाई में क्या होता है कि एयर में आएगा और सिग्नल्स का क्या होता है? लॉस भी होता है। इसीलिए फोन में जो इंटरनेट चलेगा ये कैसा चलेगा? स्लो चलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू किसके? विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉडबैंड केबल के। अब आप देखिएगा कि अगर आपके घर में वाईफाई लगा हो तो उसमें सलाह दिया जाता है क्या? कि उसका जो तार है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, उस तार को आप स्ट्रेट रखिए, ज्यादा मोड़ के मत रखिए। ज्यादा मोड़ के मत रखिए, क्यों? कि मोड़िएगा अगर उस तार को तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे जैसे जैसे थोड़ा सा मुड़ेगा खट से टूट जाएगा। अब जहां से अंदर में टूट गया या मुड़ के मान लीजिए ये पिचक ही गया थोड़ा देर के लिए, तो अब यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाधित हो जाएगा, इसका मतलब कि यहां से इंटरनेट का स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो इंटरनेट का स्पीड स्लो हो गया तो डाटा ट्रांसफर क्या हुआ? स्लो हुआ। तो ये आज मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताया किस चीज का? 3 एप्लीकेशन बताया किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जिसमें पहला एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो इल्यूमिनेटेड सर्कल है, ये इल्यूमिनेटेड सर्कल क्या होता है भाई? तो जब किसी डेंसर मीडियम में कोई लाइट सोर्स रखा रहेगा और ऊपर से हम लोग देखेंगे तो एक सर्कुलर पाथ ही दिखेगा। इस सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा? तो इसको निकाल के हम लोगों ने देखा स्नेल्स लॉ लगा करके, छोटा सा ज्योमेट्री लगा करके इसका रेडियस निकाल लिए। रेडियस निकाल लिए तो एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकल गया तो देखे क्या कि एक मिराज क्या है? मिराज में क्या देखे भाई? कि लाइट रे क्या होगी? एक तो सीधे आंख पर पहुंच जाएगी और दूसरी यहां बार बार डेंसर से रेडर में आएगी। तो एक समय आएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर आंख तक पहुंचेगा। तो यहां से एक इमेज आपको दिखेगा यहां पर, तो लगेगा क्या कि ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे एक इमेज बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति कब होती है? जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ऊपर की तरफ पोल है तो नीचे की तरफ भी पोल दिखता है, ऊपर की तरफ पेड़ है तो नीचे की तरफ भी पोल दिखता है। लेकिन ये पानी तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? मिराज। ये एक भ्रम की स्थिति होती है कि यहां से देखेंगे तो लगेगा कि दूर में एक पेड़ के नीचे पानी है और लोग जाते हैं, आप लोग मूवी वूवी में देखते होइएगा कि कोई आदमी बहुत प्यासा है, रेगिस्तान में है, उसको लगता है कि दूर में पानी और जाता है, ऐसे समेटता है तो बालू निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज जो है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। और तीसरा कंडीशन में क्या बोला? ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की पूरी कहानी आप लोग किताब से एक बार पढ़ लें और इन चीजों को हम लोग यहाँ पर करेंगे आज खत्म। और अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे प्रिज्म। बात समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, कि प्रिज्म से कैसे कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, पढ़ के आइएगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है।